हमने जो है इसके आखिरी के अभ्यास के क्वेश्चनों पे पहुंच गए थे और अब हमको जो है वो इसके अभ्यास के क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, जिसमें से हमने एक वाला कर लिया। ये वाले क्वेश्चन पे पहुंचे थे शायद। इसमें जो है वो हमको ये चीज़ याद करनी थी, सेकंड वाला सॉल्व करना था। सेकंड वाला इजी क्वेश्चन है, इसको अपन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कैसे कर पाते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। अपन इसको स्क्रीन पर ले जाते हैं अपनी। ये पहला वाला कर चुके हैं अपन। पहला वाला याद होगा आपने, कुछ नहीं करा अपन ने, एवोगाड्रो संख्या का डिवाइड कर देते हैं 12 में, मतलब 12 से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 12 में डिवाइड कर देते हैं एवोगाड्रो संख्या का, तो हमारे पास एक परमाणु का द्रव्यमान आ जाता है। याद है ना, पहला वाला कर चुके हैं ना अपन। हेलो, हाँ भैया कर चुके हैं। कर चुके हैं ना, हाँ चलो अच्छी बात है, किसी ने तो बोला। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। किसमें अधिक परमाणु होंगे, क्वेश्चन है किसमें अधिक परमाणु होंगे। पहला दिया हुआ है 100 ग्राम सोडियम में, 100 ग्राम सोडियम है आपके पास, सोडियम धातु है, और 100 ग्राम लोहा है। ध्यान रखेंगे दोनों ही बराबर मात्रा में। 100 ग्राम आपके पास क्या है, सोडियम है, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, और 100 ग्राम ही आपके पास क्या है, लोहा है। 100 ग्राम ही आपके पास लोहा है, लोहे का सिंबल होता है आयरन, Fe, है ना। 100 ग्राम लोहा है और 100 ग्राम आयरन है। आपसे बोला है परमाणु की संख्या किसमें ज्यादा होगी, परमाणु की संख्या किसमें ज्यादा होगी। देखो कुछ भी लॉजिक आप दिमाग में लगाओ, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मुझे आप बताइए, आपके पास 1 किलोग्राम आपके पास गिट्टी है, गिट्टी समझते हो जिससे छत डलती है, वो मोटी गिट्टी आती है। हाँ भैया। 1 किलोग्राम गिट्टी है और 1 किलोग्राम रेत है, 1 किलोग्राम रेत है। मुझे आप ये बताओ कि किसमें कणों की संख्या, ध्यान से सुनना, किसमें कणों की संख्या ज्यादा होगी, गिट्टी में कि रेत में। दोनों ही सेम 1-1 रेत किलोग्राम। में भैया, रेत में। कॉमन सी भैया बात है रेत ना, में। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना, कि हमको तो मालूम है कणों की संख्या रेत में ज्यादा होगी, रेत बहुत छोटी होती है। सेम क्वेश्चन इसमें इन्होंने परमाणु के रूप में पूछ लिया आपसे। बोल दिया है कि बताइए आपके पास 100 ग्राम सोडियम है और 100 ग्राम आयरन है, तो आपको ये बताना है कि परमाणुओं की संख्या किसमें ज्यादा होगी, परमाणु की संख्या किसमें ज्यादा होगी, है ना। तो परमाणु परमाणु की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान ध्यान दीजिएगा। परमाणु की संख्या निकालने के लिए अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, याद है। परमाणु की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला अपन ने यहाँ पर एवोगाड्रो संख्या वाला फॉर्मूला पढ़ा था। ये परमाणु की संख्या बराबर से दिया गया द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मोलर द्रव्यमान इनटू एवोगाड्रो संख्या। याद है ना, ये वाला फॉर्मूला पड़ा हुआ है अपन ने परमाणु की संख्या निकालने के लिए। तो अपन इसको ले जाते हैं और वहां पर कॉपी कर लेते हैं और दोनों की परमाणु संख्या निकाल लेते हैं, पहले सोडियम की फिर उसके बाद आयरन की। हम पहले डिसाइड नहीं कर सकते कि हमने क्या देखा, देखना बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, हमने सोडियम देखा नहीं है, हमने आयरन देखा है, लोहा देखा है, लोहा भारी होता है तो इसके इसके परमाणु ज्यादा होंगे। कॉमन सेंस ही नहीं है वो, तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है बात, है ना। तो हमको इस फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले तो वो निकालना पड़ेगी, परमाणु की संख्या निकालना पड़ेगी। दोनों के लिए निकालेंगे हम, पहले सोडियम के लिए फिर उसके बाद जो है वो हम निकालेंगे आयरन के लिए। तो निकालते हैं परमाणु की संख्या। दिया गया द्रव्यमान कितना है हमारे पास, दिया गया द्रव्यमान है 100 ग्राम। अच्छा, सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है हमको 23U, 23U। तो हम काय का डिवाइड करेंगे, 100 में 23 का डिवाइड करेंगे, गुणित एवोगाड्रो संख्या कोई बताएगा मुझे कितनी होती है। 6.022 into 10⁻23। बहुत सही, बिल्कुल सही, ये हो गई एवोगाड्रो संख्या। अब इसको सॉल्व करना, इधर मालूम कई बच्चे सॉल्व करने में पीछे रह जाते हैं, इसको सॉल्व करना नहीं आता है कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसको कई तरह से सॉल्व किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर एक तरीका नहीं है, आपको जैसे सॉल्व करना आप कर सकते हो। कैसे, आप चाहो तो 100 में पहले 23 का डिवाइड कर दो, जितना आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देना इसमें, एक तरीका तो ये हो सकता है, ये भी अच्छा खासा लेंथी तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इस दशमलव को हटाओ और दशमलव के बाद जितने जीरो बड़े हुए हैं उसको नीचे लिख लो, लिख लिया, दशमलव हटाया, नीचे 3 जीरो बढ़ा दिए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दिया, कैंसिल। 10 की घात यहाँ पर 10 बचा हुआ है ना, अगर 10 को हम अगर ऊपर ले जाते हैं
तो ये 10 की घात अभी 1 है, ऊपर जाएगी तो काय में हो जाएगी, -1 हो जाएगी ना। इसको भी आप ऐसी तरह से भी कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसमें आपको भाग देना पड़ेगा 6022। अब दशमलव हटा दिया ना अपन ने, ये आ गया ना समझ में, 6022 बचा ऊपर, दशमलव हटा दिया तो, और नीचे कितना बचा हुआ, 23 गुणित 10 की घात कितनी बची हुई है, 1 बची हुई, कुछ नहीं लगा हुआ ना, मतलब 1 बची हुई है ऊपर। अभी 10 की घात कितनी है, 23 है, तो 10 की घात 23 ये बचा हुआ है। मैंने बताया इसको कई तरह से सॉल्व कर सकते हो आप, बिल्कुल आपके ऊपर है। 10 की घात 23। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 6022 में 23 का भाग देना पड़ेगा, 6022 में 23 का भाग देना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, वही आपका आंसर भी होगा, है ना, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। चलो वो तो अपन कर रहे हैं अभी सॉल्व, लेकिन मुझे ये बताओ 10 की घात 1 है, ऊपर जाएगा तो 10 की घात -1 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6022 को एज इट इज लिखा रहने देता हूँ, 6022 डिवाइडेड बाय 23 गुणित 10 की घात ऊपर कितनी थी, 23 थी, और ये 10 की घात ऊपर एक और ले गया मैं, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी -1। अब देखना आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। 23 में -1 जोड़ोगे, 23 में -1 जोड़ोगे तो एक कम हो जाएगा बेसिकली, है ना, तो 23 की जगह क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। चलो वो 10 की घात 22 तो हो ही जाएगा, वो तो लिख देंगे हम, पहले इसका भाग देकर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 23 का भाग देते हैं हम 6022 में, 6022 में। मुझे मालूम है थोड़ा सा टफ है, ये बड़ा है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा भाग देना पड़ता है। 23 का पहाड़ा किसी को भी याद नहीं रहता, कॉमन सी बात है। 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 23 दूनी हो जाएगा 46, और 23 तिया कर देंगे। अगर कैसे पहाड़े कैसे बनाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं ना, अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 23 दूनी क्या हो जाएगा, 46, 46 ही लिख पाएंगे हम, 46 लिखा। 60 में से 46 गया तो बचेगा 14, 14 बचा। अब 23 का भाग 14 में जाएगा नहीं, इसलिए आगे की संख्या उतारेंगे, 142 हो जाएगा। अब 23 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 142 से ज्यादा ना हो, तो 23 का पहाड़ा हम जो है वो जैसे मान लीजिए 20 से आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि 20 जो 20 छंग होता है वो 120 होता है ना, 20 सत्ते करेंगे तो 140 हो जाएगा। लेकिन देखो अब 23 में अगर हम 7 का भाग करते हैं, 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 23 का पहाड़ा 7 बार करते हैं तो देखो कितनी बार आएगा, 7 या 21 की 1 हासिल की 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 161 ज्यादा हो गया कि नहीं, इसलिए हम 7 बार ना पढ़ के इसको 6 बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे। 6 3 18, 18 की 8 हासिल की 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 138। तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो कितना जाएगा 138 डिवाइडेड बाय 142 में से 38 बचेंगे तो जाएंगे तो बचेगा 4, केवल और केवल 4 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब बचा हुआ है 2, इसको लिख देंगे। 23 दूनी 46 होता है, जबकि आना चाहिए कितना चाहिए, 42 ही आना चाहिए, तो 23 एकम 23 से जा पाएगा इसका आंसर, तो 23 एकम 23 हो जाएगा। बचेगा कितना, 12 में से 3 गया तो बचेगा 9, और यहाँ पर बचा 3 में से 2 गया 1, 19 बचेगा। अब भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, दशमलव लगा के 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। मुझे मालूम है थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, लेकिन करना पड़ेगा, हमको आंसर लाना है तो। 261 पॉइंट होगा, 190 चाहिए, तो 23 में अगर हम 9 का मल्टीप्लाई करें तो ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल ज्यादा हो जाएगा। 9 3 27 के साथ हासिल की 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 207 हो रहा है, ज्यादा हो जाएगा। अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करें तो 8 3 24 की 4 हासिल की 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 184, 8 बार चला जाएगा। बस इतना ही करना है आपको। 23 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 8 बार पढ़ना है। आगे चाहो तो इसको सॉल्व करो, नहीं करो बिल्कुल मतलब नहीं है। आपका आंसर कितना आ गया, 261.8, बस वो लिख देंगे 261.8 गुणित गुणित 10 की घात यहाँ पर 23 था, एक माइनस कर देंगे यहाँ क्योंकि आधार समान है ना, 23 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10 की घात 22 बचेगी। अब अगर आप आंसर मैच करोगे तो इसके आंसर कई सारे आएंगे। क्यों आएंगे, यहाँ पर मैं चाहूँ तो दशमलव इसको इधर 2 अंक खिसका सकता हूँ, 2 पॉइंट कर सकता हूँ, और इसको जो है वो 10 की घात मेरे को चेंज करना पड़ेगी बस। कैसे होता है ये आंसर, ये बिल्कुल सही है आपका, है ना, ये गलत नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा आपको दूसरे तरीके से ही बता देता हूँ ताकि आपको ये भाग देना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है उसमें भाग देने में, सिंपल सा भाग देना है, और नहीं आया तो घर पे एक बार दे के देखिएगा आ जाएगा। तो आपका ये आपका आंसर है,
ये आपका आंसर है। लेकिन देखना मैनिपुलेट कैसे करता है बोर्ड जो है, वो आंसर को मैनिपुलेट कैसे करता है। ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद इसको मैं और कैसे सही कर सकता हूँ, और ज्यादा अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकता हूँ। यदि मैं इस दशमलव को इधर करना चाहूँ, एक अंक बाद लाना चाहूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है इसको इधर लाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, अगर इधर लाता हूँ तो मुझे नीचे जो है वो उतनी संख्या में 0 बढ़ाना पड़ेंगे। अगर मेरे को इसको इधर लाना है तो मेरे को जो है नीचे उतनी संख्या में 0 बढ़ाना पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए, चलो छोड़ो उसको, उसको ध्यान मत दो, अभी उसके लिए टाइम भी नहीं है और समझने वाली बात भी नहीं है। अभी सिंपल सा ये याद रखो, अगर इसको हम इधर खिसकाते हैं तो जितने अंक खिसकाएंगे उतने ही यहाँ पर नंबर जो है वो बढ़ जाएंगे, उतने ही यहाँ पर नंबर बढ़ जाएंगे। बस इतना याद रखो। बाकी अभी धीरे धीरे आपको जब अभ्यास का क्वेश्चन आएगा ना इसमें का, उसमें मैं समझा दूंगा कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि उसके पास अपने पास जो है वो बेसिकली आंसर भी रहेगा, अपन चेक कर सकते हैं, है ना। इसका आंसर आप अगर कॉपी में चेक करोगे तो ये नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। क्यों आएगा, वो वही दशमलव का मामला होगा। अगर दशमलव जो है वो इधर इधर खिसका होगा तो यहाँ पर ये संख्या बढ़ गई होगी, है ना। तो इसके कारण से ऐसा होता है। ये दशमलव इधर उधर कर सकते हैं और इसकी संख्या को मैनिपुलेट करके आंसर लिख सकते हैं। वैसे अगर ये आंसर आता है तो बिल्कुल सही है आंसर, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये अपन परमाणु की संख्या कितनी आ गई, 261.8 10 की घात 22 आ गई। अब यदि हम इसके लिए करें आयरन के लिए भी हमें यही सेम टू सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा। कितना ग्राम आयरन लिया हमने, 100 ग्राम लिया है। मोलर द्रव्यमान कितना होता है आयरन का, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 56 U। डिवाइड कैसे करेंगे 100 को 56 से, गुणित एवोगाड्रो संख्या कितनी होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 के 23। और ये वाले सवालों में बिल्कुल मत घबराना, ये कैलकुलेशन इतनी बड़ी होती है कि मैं तो कभी एग्जाम में नहीं देता। ये वाली कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं एग्जाम में कभी नहीं देता। 23 में इसका भाग कौन देगा, इतनी बड़ी कैलकुलेट करेगा बच्चा, 15 मिनट के भाग देने में ही लगा देगा। तो इसलिए मैं देता नहीं हूँ ये वाले क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन हैं जो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, वो वाले देना अच्छा रहता है ना। यहाँ पर आप इसको अपन दूसरी मेथड से करते हैं, डायरेक्ट पहले 56 से 100 को काट देते हैं, उसका फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 56 को 100 से काटते हैं, कैलकुलेटर यूज कर लूँ मैं, टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा, मैं कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूँ। भाई माउस नीचे नहीं आ रहा, आ गया। 100 को डिवाइड करेंगे अपन 56 से, तो अपन को आएगा 1.78। और इसको यदि हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 6.022 में, 022 में मल्टीप्लाई करेंगे और ये आएगा 10 की घात 23, 10 की घात 23 आएगा। तो 1.788 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 का, तो आपका आएगा 10.75, 10.75 गुणित 10 की घात 23। अब देखना यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है 10 की घात 23 में, ये कितना आ रहा है 10 की घात 23 में, और ये आ रहा है 10 की घात 22 में, है ना। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 10 की घात 23 में ही लाना पड़ेगा, 10 की घात 23 में ही लाना पड़ेगा, तभी सही रहेगा। तो मैंने क्या बोला था आपको, कुछ नहीं करना, एक अंक बाद दशमलव खिसकाओगे यदि, यहाँ पर 0 बढ़ाते हैं ना, तो इसका आंसर आएगा 26.18 कर दूंगा यदि मैं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 की घात 23 कर सकता हूँ, 10 की घात 23 कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर कितना आ रहा है आंसर, 26 देखना परमाणु की संख्या देखना, यहाँ पर आ रहा है 26 गुणित 10 की घात 23, और यहाँ पर कितना आ रहा है 10 गुणित 10 की घात 23 अप्रोक्सीमेटली, है ना। यहाँ पर कितना 26, यहाँ पर कितना 10। मुझे बताओ परमाणु की संख्या किसमें ज्यादा है, 26 ज्यादा है बड़ा है कि 10 ज्यादा बड़ा है। सो गए 10 भैया। भैया 26 बड़ा है, 10 बड़ा भैया है? 26 बड़ा। कौन कौन भैया बना है? 26 ही बड़ा है। 26 बड़ा है ना। परमाणु की संख्या किसमें ज्यादा होगी, सोडियम में ज्यादा होगी, ठीक है। सोडियम में परमाणु संख्या ज्यादा होगी। यहाँ पर देखो, ध्यान दो, यहाँ पर
देखो गिट्टी और रेत का उदाहरण फिर से लेते हैं। गिट्टी और रेत दोनों ही की मात्रा कितनी है? 1 किलोग्राम। इसकी मात्रा भी कितनी है? 1 किलोग्राम। जो एक एक गिट्टी है, अगर मैं बात करूं गिट्टी में जो कि हमने टोटल ली है 1 किलोग्राम, एक जो गिट्टी है वो 100 ग्राम की है। एक गिट्टी कितने ग्राम की है? 100 ग्राम की। और जो रेत है वो कितने ग्राम की? 1 ग्राम की है। वो 1 ग्राम की। और आप मेरे को आसानी से बता सकते हो कि कणों की संख्या किसमें ज्यादा होगी? 1 किलो रेत में ज्यादा होगी कि गिट्टी में? आपने फट से आंसर दिया था कि रेत में ज्यादा होगी भैया। सेम केस यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर जो सोडियम लिया हुआ है, सोडियम भी 100 ग्राम लिया हुआ है, लोहा भी 100 ग्राम लिया हुआ है, लेकिन सोडियम का एक सोडियम का परमाणु देखो कितने भारी है? 23 यू भारी है, मतलब कम भारी है। और आयरन का कितना भारी है? 56 यू, मतलब यहाँ पर गिट्टी कौन हो जाएगा? आयरन हो जाएगा। और सोडियम क्या हो जाएगी? रेत हो जाएगी। जिसका परमाणु द्रव्यमान छोटा है उसका कण भी छोटा होगा। कण जितना छोटा होगा, 1 किलो 100 ग्राम पूरा करने में उतनी ज्यादा कणों की जरूरत भी होगी। कॉमन सेंस से भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। चूंकि सोडियम का परमाणु 23 यू का है और आयरन का परमाणु द्रव्यमान 56 यू का है। भारी कौन है? आयरन है ना। 56 यू बड़ा है ना। 56 यू बड़ा है तो आयरन ज्यादा भारी होगा, जाहिर सी बात है। तो आयरन ज्यादा भारी होगा तो 100 ग्राम में जितना भारी होगा उतने ही कम कण भी होंगे। कॉमन सेंस है। इसलिए ज्यादा परमाणु की संख्या किसकी होगी? सोडियम की हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और या तो आप ऐसा सिंपल सा इसको सोचकर आंसर दे सकते हो, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो, है ना, कि जिसका परमाणु द्रव्यमान छोटा होता है उसके परमाणु की संख्या ज्यादा होगी। कॉमन सी बात है ना। या तो आप केवल देख के ही आंसर दे सकते हो, या फिर अगर आपको सॉल्व करना हो तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। हम बाकायदा परमाणु की संख्या निकालेंगे और यहाँ पर हमको पता चलेगा सोडियम के परमाणु की संख्या आएगी 26 × 10⁻23 और आयरन की आएगी 10 × 10⁻23, है ना। तो आपको पता चल जाएगा सोडियम में परमाणु ज्यादा होंगे, आयरन में कम होंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जो कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन इतना ज्यादा लेंदी भी नहीं था, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर बोल रहे हैं आप 0.24 ऑक्सीजन एवं बोरान युक्त यौगिक के नमूने में, मतलब आपके पास कुछ यौगिक है उसमें कितना 0.24 ग्राम टोटल नमूना है आपके पास, उसमें ऑक्सीजन भी है और बोरान भी है। दो तत्व मौजूद है एक यौगिक में, ऑक्सीजन और बोरान। टोटल वेट कितना है? 0.24। नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 बोरान और 0.14 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्रतिशत निकालो। प्रतिशत निकालना आता है कि नहीं पहले ये तो बता दो मेरे को। प्रतिशत निकालना आता है? प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? हेलो, कोई है? प्रतिशत कैसे निकालते हैं अपन? आपका 9th में अगर नंबर आए होंगे तो आपने प्रतिशत निकाला होगा ना उसका। प्रतिशत का फॉर्मूला नहीं पता? बोलो भाई, हाँ ना तो बोलो, नहीं पता तो नहीं पता ना बोलो, नहीं पता बताऊंगा मैं। प्रतिशत का फॉर्मूला नहीं पता? भैया नहीं पता। चलो अच्छी बात। प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, आज के बाद कभी मत भूलना प्रतिशत का फॉर्मूला। जो आप 9th क्लास में जैसे नंबर आते हैं ना तो प्रतिशत निकालते कि नहीं, परसेंटेज, परसेंटेज का फॉर्मूला कभी मत भूलना। मेरे को मम्मी ने याद करवाया था, मेरे को आज तक याद है। प्रतिशत का फॉर्मूला होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100। ये फॉर्मूला कभी मत भूलना। आप जब भी कोई पूछे तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्रतिशत कैसे निकालते हैं? प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100। प्रतिशत होता क्या है? हमें कोई भी संख्या प्रतिशत में बता देता है ना। जैसे मान लीजिए 2 क्लासेस हैं आपकी, एक 9th क्लास है और एक 10th क्लास है। 9th की परीक्षा हो रही है 500 नंबर में से, 500 नंबर में से, सॉरी 600 नंबर में, चलो मान लो 600 नंबर में से हो रही, 6 सब्जेक्ट के 100 नंबर के 600 नंबर में से हो रही। और 10th क्लास की परीक्षा हो रही 500 नंबर में से।
500 नंबर में से। अब हम दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे, एक बच्चे को 600 में से नंबर मिल रहा है, एक को 500 में से नंबर मिल रहा है, हम कंपेयर कैसे करेंगे, इसलिए इसको परसेंटेज टर्म में बोला जाता है, इसको परसेंटेज टर्म में निकाल लिया जाता है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको बताया, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100, ये फॉर्मूला होता है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100। प्राप्तांक क्या होते हैं, जितने नंबर मेरे को मिले, जितने नंबर मेरे को मिले। पूर्णांक होता है जितने में से मिले, पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूरे नंबर, पूरे नंबर कितने, जितने में से मिले मेरे को, है ना, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 में से। एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए मेरे जो है वो 500 नंबर आए 600 में से, मेरे को कितने नंबर मिले, 500 नंबर आए, कितने में से, टोटल नंबर कितने थे मेरे, 600 थे। तो मैं क्या करूंगा, 500 बटे 600 गुणित 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 6 से भाग देंगे 500 में, तो 6 8 48, बचा 2, 6 तिया 18, बचा 2, दशमलव लगाया, 6 तिया 18, ये चलता जाएगा। मेरे परसेंटेज कितने हो जाएंगे, 83.33 हो जाएंगे कि नहीं। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आज का टाइम खत्म हो गया है, इस फॉर्मूले को लगाना है और आपके 9th के परसेंटेज कैलकुलेट करना है, इस फॉर्मूले को लगाना है और आपके 9th के परसेंटेज कैलकुलेट करना है। आपको वार्षिक में, सॉरी 8 के परसेंटेज कैलकुलेट करना है कि आपको 8 क्लास में कितने नंबर मिले थे और कितने में से मिले थे, आपकी मार्कशीट पे लिखा हुआ होगा। तो आप इस फॉर्मूले से आपको परसेंटेज निकालना है, हालांकि उसमें परसेंटेज भी लिखा हुआ होगा, लेकिन अभी चूंकि आप सीखे हो तो आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। परसेंटेज निकालिएगा, इसके बाद अपन ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए इसके लिए, अगर परसेंटेज निकालना नहीं आ रहा है तो ये न्यूमेरिकल समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो पहले परसेंटेज निकालना सीखो, उसके बाद तो परसेंटेज यार बहुत जरूरी है। परसेंटेज के बेस पर हम जो है वो बहुत सारी चीजें जनरल वे में फाइंड कर लेते हैं, जनरल वे में फाइंड कर लेते हैं। परसेंटेज से हमको एक अंदाजा हो जाता है, मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है कि कितनी चीज की बात हो रही है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैंने आपसे बोला, मैंने बोला कि मेरे पास ये गिलास जो है वो 50% फिल है, 50%, 50% फिल है। तो आप उसके दिमाग, आपके दिमाग में तुरंत से समझ में आ जाएगा कि गिलास जो है वो आधा भरा हुआ है, आधा खाली है ना। जैसे मैंने आपसे बोला कि ये गिलास जो है वो 75% फिल है, 75% फिल है, तो आपको समझ में आएगा गिलास 25% खाली है, लगभग लगभग इतना भरा हुआ होगा। मैंने बोला यार, आपसे कोई ने पूछा कि टंकी कितनी भरी हुई है, ऊपर गए टंकी देखने के लिए, टंकी कितनी भरी हुई है, पानी का टैंक कितना भरा हुआ है। तो यदि मान लो आप नीचे होगा तो आप सामने वाले को बता सकते अप्रोक्सीमेटली 10 या 20% ही भरी हुई है। जब ये बोलते हैं ना, हम हालांकि नॉर्मली यूज नहीं करते हैं हम, लेकिन ये चीज अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन रियलिटी में बहुत जगह पर बहुत आसानी से दूसरे को हम अपनी बात समझा सकते हैं परसेंटेज बेस पे, है ना। तो हमको जो है वो परसेंटेज निकालना आना चाहिए। तो वो परसेंटेज निकालना, क्या फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज का, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100, है ना। इसको आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, जैसे नॉर्मली जब 100 में होती है ना, जैसे 600 में नंबर लिखा हुआ है, तो आप क्या करो, जितना दिया हुआ है, जितना हमारा आया है उसमें 6 से डिवाइड कर दो। जैसे अभी इस केस में आपको याद होगा, ये वाला केस देखो, इसको शॉर्टकटली भी निकालते हैं, ये तो आपका मेन तरीका होगा निकालने का। जैसे मान लो मेरे को 500 नंबर मिले थे, कितने में से, 600 में से। अगर मैं डायरेक्ट मालूम क्या करूं, जब ये नीचे डबल जीरो वाला पूर्णांक रहता है ना, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 500 भागित कर देते हैं 6 से, तो भी आपको यही आंसर मिलेगा। 6 8 48, बचा 2, जीरो लगाया, 6 3 18, बचा 2, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 6 3 18, है ना। तो भी देखो, जब मेरे को जब नीचे डबल जीरो लिखे हुए थे, जितने 6 था ना, 6 से डिवाइड कर दिया, जितने नंबर मेरे को मिले थे, तो भी परसेंटेज उतना ही आता है। और नॉर्मली कैलकुलेशन, अब कई बार ऐसा होता है ना कि हमको पूर्णांक जो है वो इसमें नहीं मिलते हैं, डबल डिजिट में नहीं मिलते हैं, हमको कई बार ऐसे मिलते हैं पूर्णांक जो हो सकता है 450 हो सकता है 350। तो ये फिर ये वाला कॉन्सेप्ट, ये शॉर्टकट मेथड जो है वो फेल हो जाती है, फिर आपको लॉन्ग कट से ही सॉल्व करना पड़ता है ना। ये तब काम करती है जब ये डिजिट में 2 जीरो हो, तब जो है वो आप जो बची हुई संख्या रहती है ना, जैसे मान लो उदाहरण के लिए यहाँ पर 1800 लिखा हुआ है, 1800 में से नंबर मिले, तो आप इन 2 डिजिट को हटा दो और 18 से डिवाइड कर दो जितने नंबर मिले, है ना। तो आपका आसानी से आंसर रह जाएगा। तो परसेंटेज निकालना कल का आपका होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क है, लेकिन परसेंटेज निकालना आपको जो है वो चीज समझ में आएंगी। एक परसेंटेज का क्वेश्चन मैं अलग से दूंगा, उसको भी सॉल्व करिएगा, एक आपके 8 क्लास के फाइंड करिएगा परसेंटेज, और एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा पानी की टंकी का उदाहरण लेके, है ना, ताकि आप परसेंटेज निकालना सीखो।
ठीक है। तो परसेंटेज, जैसे मान लीजिए मैं पानी की टंकी का उदाहरण लेके बोल रहा हूँ आपसे कि टोटल पानी की टंकी में 1000 लीटर भरा जा सकता है, 1000 लीटर भरा जा सकता है, 1000 लीटर पानी भरा जा सकता है, और अभी टंकी में केवल और केवल 200 लीटर पानी है, 200 लीटर पानी है। तो मुझे बताओ टंकी में कितने परसेंट पानी है, कितने परसेंट पानी। देखो टोटल कितना आ सकते हैं टंकी में पानी, 1000 लीटर, तो पूर्णांक कितना हो जाएगा 1000, तो पूर्णांक कहाँ लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। और उसमें भरा कितना पानी है 200 लीटर, केवल भरा कितना पानी है 200 लीटर, तो प्राप्तांक में कितना जाएगा 200, गुणित कर देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 दूनी 20 और 0 का 0 0। कितने परसेंट भरी हुई है टंकी, 20% भरी हुई है केवल। तो इसी प्रकार का एक टंकी का या फिर किसी और चीज का सवाल दूंगा मैं आपको बताना है कि कितने परसेंट में बताना है उसका आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में जाएगा, और नहीं आएगा कोशिश करना, गलत करोगे ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, परसेंटेज निकालना सीखो पहले, फिर अपन आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।